व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हो? एग्जामिनेशन को लेकर परेशान हो? क्या चाहते हो कि तुमसे एग्जामिनर वही क्वेश्चन बार बार पूछे जो तुम चाहते हो, जो तुमने प्रिपेयर कर रखे हैं? नहीं, पैसे नहीं देने, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है मेरी बताई गई ट्रिक से। जी हाँ, भले ही तुमने प्रैक्टिकल फाइल अभी बनाई ही नहीं, या बना रहे हो, या जैसे भी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल वाले दिन तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड्स 2025 में क्या होगा, इसको लेके मुझे पता है तुम परेशान हो, और आज तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे, सारे जवाब। और साथ के साथ मैं तुम्हें कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम ये 30 में से 30 नंबर, पूरे के पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो। तो स्वागत है तुम्हारे इस अमेजिंग वीडियो में। मेरा नाम है वरुण और स्टार्ट कर रहे हैं हम ये वीडियो मेरे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग वीडियो। लेट्स गो। आइए, तो सबसे पहले तुम्हारे क्लास टीचरों ने तुम्हें धमका रखा होगा, डरा रखा होगा कि भैया प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुम्हारे ये नंबर काट लेंगे, या वहाँ नंबर नहीं देंगे, या इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई तुम्हारे फाइनल सीबीएसई बोर्ड्स 2025 का जो प्रैक्टिकल वाला दिन होगा, उसके जो 30 नंबर है क्लास 12th में, और ये 10th के लिए 20 नंबर है, तो ये जो क्लास 12th के 30 नंबर हैं बेटा, ये इन चीज़ों पे तुम्हें मिलने वाले हैं। हाँ देखो ना, तुम्हें 7 नंबर, 7 और 7 14 नंबर तुम्हें मिलने पड़ेंगे, वो दो एक्सपेरिमेंट जो तुम करोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल फाइल है जो तुम बना रहे हो, जिसको लेके परेशान हो, जिसके लिए तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बताऊंगा इसके लिए भी, उसके लिए तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर। एक एक्टिविटी तुम्हें करनी पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें मिलेंगे 3 नंबर। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तुम्हारे पास होगी, उसको लेके भी 3 नंबर। बचा क्या? बचा ये बेटा तुम्हारा वाइवा। ये हैं वो 5 नंबर जो तुम्हें तंग करेंगे। जुगाड़ बताऊंगा इसका भी क्या है। तो बेटा इसके बेसिस पे तुम्हें टोटल 30 मार्क्स अलॉट होने हैं। अब तुमने प्री बोर्ड में क्या करा है, उस चीज़ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुमको भी ये मिल सकता है, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर क्लास 12th का पूरा सिलेबस, करिकुलम डाउनलोड कर लो। उसमें बताया है सीबीएसई ने। तो पहले तो भाई टेंशन नहीं लेनी, इस बेसिस पे ही मिलेंगे तुम्हें मार्क्स, ठीक है? तो ये चीज़ अपनी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मतलब जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होने वाली है। तो देखो, एक बार मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें पता है तो तुम स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और अगर नहीं पता तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहली तो जब तुम जाओगे अपने प्रैक्टिकल वाले दिन, तो वहां पर तुम्हें रोल नंबर के हिसाब से तुमको एक्टिविटी असाइन हो जाएगी कि तुमको ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तुमको प्रैक्टिकल बेटा परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें जो भी प्रैक्टिकल मिलता है, जैसे मान लो तुम्हें कोई एक्टिविटी मिल गई, लेट्स से तुम्हें मिला कि विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर मेजर द वोल्टेज, द करंट एंड द रेजिस्टेंस। तो इस एक्टिविटी में तुमको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा और ये तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? वंस दिस इज डन, देन तुमको इसको राइट करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। यस, तुमको इस पूरे के पूरे जो तुमने एक्टिविटी करी है, तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा। अब ये लिखते कैसे ये मैं बताऊंगा अभी। अगर तुम्हारे क्लास टीचर ने बता दिया है तो ग्रेट, नहीं बताया तो भी मैं बताऊंगा कि प्रॉपरली सीबीएसई की क्या गाइडलाइंस है कि तुम्हें कैसे लिखना है, ठीक है? तो तुमको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम्हें प्रॉपर शीट्स मिल जाएगी, उन शीट्स पे तुमको बेटा ये लिख के दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई, ये सारा काम हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो क्लास टीचर है, या तो तुम सब बच्चों को क्लास जो लैब है उससे बाहर भेज देगा, या वहीं लैब में तुम जब इसको कर रहे होगे, लिख रहे होगे और ख़त्म कर चुके होगे, तो एक एक करके रोल नंबर वाइज तुमको वाइवा देना होगा। वाइवा में बुलाया जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें पूरा टाइम भी मिल सकता है कि आप सब ये कर लो और उसके बाद वाइवा स्टार्ट होगा, या फिर बीच में भी वाइवा स्टार्ट हो सकता है। तो इसके बाद बेटा आपका स्टार्ट होगा वाइवा।
वाइवा तक जाने के लिए तुम्हें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ही है। तुम्हारे पास बेटा यहाँ तक हाथ में एक प्रैक्टिकल फाइल होनी ज़रूरी है, साथ में तुम्हारी रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए या रिपोर्ट होनी चाहिए जो भी तुमने करा है, और साथ में तुम्हारे पास ये शीट्स होनी चाहिए जिसमें तुमने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके लिखा है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके स्कूल वालों ने किसी ने कहा हो कि सिर्फ प्रोजेक्ट मतलब प्रैक्टिकल फाइल बना लो, ये रिपोर्ट फाइल ना लाओ। अब ये डिपेंड करता है स्कूल पे। मेरे हिसाब से ये स्कूल थोड़ा इंटीरियर में है जो ये कर रहे हैं, वरना वैसे आपको रिपोर्ट फाइल भी मस्ट है। तो आपके पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप बैठेंगे अपने वाइवा में। अब सर वाइवा में क्या होगा? अरे यही तो ट्रिक है, अरे भाई यही तो जुगाड़ है, यही तो ट्रिक है जो अभी मुझे बतानी है। लेकिन वाइवा से पहले कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या इसको लिखना कैसे है, आइए उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, आइए हाउ टू राइट एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स को लिखना कैसे है, तुमको बढ़िया से शीट्स मिल जाएंगी। अब उन शीट्स को तुम्हें लेना है। अब मैं तुम्हें इसका भी जुगाड़ बता रहा हूँ, चाहे तुम्हें कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, कुछ भी दे दे, तुम किस चीज़ का ध्यान रखो और सीक्वेंस कैसा है ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले बेटा तुमको लिखना पड़ेगा अपना एम। अब सर एम में क्या लिखना है भाई? जो प्रैक्टिकल दिया गया ना तुम्हें उसको एज इट इज छाप दो, एज इट इज इसको छाप दो। क्वेश्चन को एम में एज इट इज छाप दो। ठीक है ना, तो कोई एम तुम्हारा वहां बन गया। अब एम तुम्हें पता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? कोई भी चीज करने के लिए हमको कुछ बनाना है तो क्या चाहिए? सामान चाहिए ना। दूसरी चीज तुम्हें चाहिए apparatus या मटेरियल रिक्वायर्ड। तो दूसरा तुम्हें चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड। बेटा तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें तुम गिनती डाल सकते हो कि मटेरियल में ये बेसिक सामान है, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, ये सब हमें चाहिए। अब भाई जो भी तुम्हें प्रैक्टिकल आया है, अब तुम्हें क्वेश्चन में आया कि मल्टीमीटर से नाप के दिखाओ, तो मल्टीमीटर तो चाहिए ना, है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब तुम अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दो और देखो कि तुम्हें क्या करने को बोला है, उसके हिसाब से तुम्हें सामान यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सामान है, इसको आपको लिखना है। अब जब तुम्हारा मटेरियल हो जाए, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है बेटा? इसके बाद तुम्हें लिखना है थ्योरी क्या होता है सर? थ्योरी होता है कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ वो जानकारी जो आप बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हम अपन एक एग्जाम्पल एक्टिविटी लेके चल रहे हैं, तो भाई वोल्ट मीटर या एम मीटर के बारे में तुम कुछ बता सकते हो, ओम मीटर के बारे में बता सकते हो, वोल्टेज और करंट के बीच का कुछ रिलेशन बता सकते हो। तो मतलब समथिंग लाइक दिस यू नीड टू राइट इन थ्योरी। इज दिस मैंडेटरी? तो देखा जाए तो ये उतना मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ गुड कि आप थ्योरी लिखो, क्योंकि इससे फ़ायदा है भाई। खाली शीट से ज़्यादा थोड़ा भरा हुआ शीट अच्छा लगता है, समझ गए? तो यू नीड टू राइट सम थ्योरी। ठीक है, तो आप इसमें रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, आप इसमें कुछ बातें लिखेंगे। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें जो आपको बतानी है कि भैया ये एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये थ्योरी है, जो आप लिखो। चाहे ओम्स लॉ लिखो, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके हिसाब से, जो हम एग्जांपल लेके चलें कि हमको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस नापना है, तो ओम्स लॉ लिख दो या फॉर्मूला लिख दो। तो यू नीड टू राइट सम थ्योरी इन दिस। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस तो लिखना है। अब इसके बाद क्या आता है? चौथा पॉइंट, डायग्राम। अगर कोई सर्किट डायग्राम रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट है मोस्टली में सर्किट डायग्राम्स रिक्वायर्ड है, तो आपको सर्किट डायग्राम्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों सेक्शन से आपका स्पेस बहुत ज़्यादा भरेगा, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ठीक है ना, आपका स्पेस भर जाएगा काफ़ी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इससे आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? 5th बेटा ये आता है प्रोसीजर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो फिर आता है प्रोसीजर। आपको सीक्वेंस वाइज प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि भैया पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ऐसे करते हुए आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर आता है आपके पास प्रोसीजर होने के बाद फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है बेटा रिजल्ट।
कि आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक्सपेरिमेंट से आपको रिजल्ट क्या मिला वो लिखिए। लेकिन सर अब जैसे जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस नाप के दिखाओ, तो इसमें क्या लिखे हैं? कुछ नहीं, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस नाप लिया गया, वोल्टेज इतना आया, करंट इतना आया, रेजिस्टेंस इतना आया, रिजल्ट में सिंपल ये लाइन, एक लाइन लिखनी है कि दिस एक्सपेरिमेंट, अब जो भी एक्सपेरिमेंट मिलता है, हैज बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली, एक लाइन चेपनी है। तो पूरा का पूरा ये सारा आप प्रोसीजर के बाद रिजल्ट में लिखेंगे, अगर कुछ वैल्यूज हैं तो वो भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सावधानियां। सावधानियां मतलब प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस बेटा ये जितना भी मैंने लिखा है ये सारा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मैंडेटरी, अटमोस्ट रिक्वायर्ड। आपको ये चीजें तो अपनी आंसर शीट में लिखनी पड़ेंगी। ये भी अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है आंसर शीट को लिखने का ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेटा वो है ये। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अभी इसको कैसे लिखना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, क्वेश्चन उठा के लिख दो। मटेरियल रिक्वायर्ड, तुम्हारे सामने मटेरियल, उसका नाम लिखना है कि ये चाहिए। अब यार कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, तार वार तो चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स तुम्हें चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम लिख दो। तो बेसिक चीजें हैं वो तो तुम्हें चाहिए होंगी। थ्योरी और डायग्राम अगर तुम्हें आता है तो लिख दो, नहीं आता तो उसको छोड़ सकते हो। प्रोसीजर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना, अभी बताऊंगा जुगाड़ तुम्हें आना चाहिए। फिर रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट तो कुछ नहीं, जो भी तुम्हारे एम दिया हुआ है कि उसको परफॉर्म कर लिया गया, बढ़िया अंग्रेजी में डाल के रिजल्ट लिख देना। और प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस सबके लिए कांस्टेंट है भाई। फिजिक्स का आ गया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस है तो प्रिकॉशंस क्या है? वेट हैंड्स नहीं होने चाहिए, गीले हाथ नहीं होने चाहिए। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तुम्हारे जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो जैसे जो एक्सपेरिमेंट में जिससे तुम जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हैमर हो गया, वायर कटर हो गया, है ना, ये सारे टूल्स को यूज़ करा जाता है कोई प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है ना। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बड़े डेलिकेट होते हैं तो इन दोनों को मिक्स करके नहीं रखना है ना। प्रॉपर इंसुलेशन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो अपन को वही सारी चीज़ें प्रिकॉशंस में लिखनी है। दैट इज हाउ यू राइट द एक्सपेरिमेंट। तो अभी तक हमको ये पता चल गया कि भैया हमें नंबर किस बेसिस पे मिलने हैं, हमको ये पता चल गया कि उस दिन होने क्या वाला है, और उसके बाद हमको ये पता चल गया कि हमें लिखना कैसा है। तो ये तो हो गई बहुत कॉमन बात। अब हम जा रहे हैं कुछ टिप्स पे। ये टिप्स भी सभी के लिए है, अगर आपको ये पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मैं कुछ सीक्रेट्स बताना स्टार्ट करूंगा। आर यू रेडी? 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है। जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, सबसे पहले तो ड्रेस कोड कंप्लायंस। आपका जो भी स्कूल यूनिफॉर्म है, पूरे साल तुम बड़ी बढ़िया से पुष्पा बने हुए होंगे, लेकिन आज के दिन तुम्हें 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम बन के जाना है। प्रॉपर ड्रेस कोड जो तुम्हारा यूनिफॉर्म है वो होना चाहिए, टाई प्रॉपर रहो, सारी चीज़ें तुम्हारा मतलब ड्रेस जो है वो हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए। तो तुम्हारा ड्रेस कोड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यूनिफॉर्म में जाना है प्रॉपर। तो ये चीज़ है जो एक टिप है तुम जिसका ध्यान रखो। कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल एंड रिपोर्ट। अब इसका ध्यान दो, तुम जो भी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, देखो उस फाइल को कोई नहीं देखने वाला। टीचर ऐसे लेगा और ऐसे फेंक देगा, तो हम क्या करें भाई? प्रैक्टिकल तो पूरे लिखने पड़ेंगे, टीचर साइन नहीं करेगा। तो बेस्ट तरीका है कि शॉर्ट में लिखो, कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो तो कर लो। जैसे मान लो कुछ पॉइंट्स हैं प्रोसीजर में, जो पॉइंट्स है उसमें जिनको आप स्किप कर सकते हो उसको स्किप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतने डेप्थ में कोई नहीं पढ़ने वाला, मतलब इसको जल्दी करो। तो तुम्हारे पास ये फाइल तो होनी चाहिए, उसका इंडेक्स बढ़िया से बना के टीचर से चेक करवा लो, टीचर से साइन करवा लो, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये साइन नहीं हो रखा तो दिक्कत होगी। बाय चांस खोल लिया भाई, फिर हालत खराब हो जाएगी। तो ये काम मत करना। प्रैक्टिकल फाइल बढ़िया से कवर चढ़ा के रखो, कोई बहुत ज़्यादा सजानी भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से लिखो। डायग्राम जहाँ लिखने वहाँ डायग्राम, उसमें थोड़ा सा तुम्हारा प्रोसीजर ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट करो अपनी प्रैक्टिकल फाइल और इसको लेके जाना, रिपोर्ट रखो। तो ये चीज़ें तो अटमोस्ट भाई, इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं। तो ये होनी चाहिए तुम्हारे पास, चाहे अंदर कम लिखा हो, टीचर का साइन होना चाहिए, और लास्ट डे पे टीचर कर ही देगा साइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो सकता पहले भी कर दे। तो ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। नो डिस्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है?
भाई जब तुम वाइवा देने जा रहे हो तुम्हें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि टीचर की ज़बरदस्ती नज़र तुम पे जाए। प्रैक्टिकल सबको दे दिया गया, तुम सबको प्लेस कर दिया गया कि यहाँ 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 तुम बैठे हुए हो। अब वाइवा वाला एग्जामिनर में खड़ा है, करो भाई प्रैक्टिकल। अब स्टार्टिंग में ही तुम लग गए कि हाँ भाई चौथे का तीसरा ये सब चिटिंग करने लग गए, तो भाई ये तो तुम नज़र में आओगे ना। तो ये सब काम नहीं करने। कुछ नहीं भी आता शुरुआत में तो टाइम का यूटिलाइज करो। प्रैक्टिकल नहीं करना आता तो बेसिक चीज़ें लिख डालो, एम लिख डालो, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख डालो, ये सारी चीज़ें लिखो बट करो। ड्रेस कोड से रिलेटेड कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ बच्चे स्कूल में फ़ोन फान लेके चले जाते हैं, भैया नहीं बजना चाहिए, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। पहले तो लेके ही नहीं जाना। अगर तुम लेके भी जा रहे हो, कुछ हैं ऐसे जो बिना जिनका काम नहीं चल रहा भाई, तो उस दिन शांत होना चाहिए, फ़ोन बिल्कुल बंद करके, ठीक है ना। टीचर ने वाइवा के लिए बुलाया, आप कुछ बच्चे क्या गए वाइवा में, टीचर ने बुला कर तो आ रहे हैं यार, जेब में हाथ डाल के खड़े हो रहे हैं, ये सब नहीं करना। टीचर के टेबल पे टीचर ने कुछ बोला है तो खड़े होकर लीन हो रहे हैं, ये सब काम मत करो, ठीक है ना। तो ऐसी ज़बरदस्ती के डिस्ट्रैक्शंस मत पैदा करो टीचर के लिए। उस दिन चतुर रामलिंगम की तरह ओबीडियंट बनना है तुम्हें। सीक परमिशन टू सिट, बेसिक 101 रूल है भाई। टीचर जब बुलाए बैठने से पहले टीचर को ग्रीट कर दो, जो तुम करते ही हो सब, और बैठने से पहले टीचर की परमिशन ले लो कि तुम बैठ सकते हो। तो ये बेसिक्स आइडिया है। मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, भाई बैठे भी हो तो यूं बैठे हो, यूं बैठे हो। टीचर कुछ पूछ रहा है, दीवार देख रहे हैं, उसी दिन तुम्हें दीवार देखने में मजा आ रहा है, ये सारे काम भाई नहीं करने। जमीन देखने इधर, ये सब काम नहीं करने यार। प्रॉपर पोस्चर में स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करके बैठो, अपने हाथ दोनों थाइस पे रखो और सामने देख के बात करो। टीचर जो पूछ रहा है आता है तो बताओ, नहीं आता तो सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बेस्ट चीज़ अंग्रेजों के दिया सबसे बेस्ट चीज़ है सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आता है लेकिन रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ। भले तुम्हें नहीं आता बट बोल सकते हो कि सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। छूटते ही मत बोलना। किसी को एक बार बता दिया था, वो बच्चा हर में सॉरी सर अभी नहीं आता, मतलब टीचर को क्वेश्चन भी नहीं बोलने दे रहा, पहले ही ये कर रहा है। ये काम नहीं करना भाई। बोलो, थोड़ा सोचो। यू आर नॉट, तुम कोई वेब इंजन नहीं हो कि धैर्य से क्वेश्चन लिखते के साथ ही आंसर आ जाएगा। सोचो, टाइम लो। नहीं भी आता तो एक्टिंग मार दो भाई सोचने की कि ये सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। देखो मैं सारी वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ तुम फंस सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान दो। उसके बाद अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद द एग्जामिनर, भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओम्स लॉ तुम्हें पता है V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, एग्जामिनर कह रहा है कि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR नहीं, V इक्वल्स टू I/R है। तुम कह रहे हो V इक्वल्स टू IR है, एग्जामिनर कह रहा है V इक्वल्स टू I/R है। तो उस दिन एग्जामिनर से भिड़ना नहीं है कि ये नहीं होता। तुम बहुत पोलाइट रहो। तुम एग्जामिनर को, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी किसी सिचुएशन में आते हो कि जहाँ तुम्हारा एक तरीके से एग्री नहीं हो पा रहे तुम और तुम्हारी नॉलेज और एग्जामिनर की, तो तुम रिस्पेक्टफुली बोलो कि सर मेरे अकॉर्डिंग ये है बट मैं इस पर रिसर्च करूँगा, हो सकता है सर ये भी आप कह रहे हैं तो शायद ठीक हो सकता है, बट मेरे हिसाब से सर यही होना चाहिए। वो भी तब जब तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। और एग्जामिनर के साथ कोई बदतमीजी नहीं या घुमाना, एग्जामिनर को घुमाने के मत सोचना भाई। देखो मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो वहाँ पर पूरा का पूरा इंटरव्यू सेशन हुआ था। आई हैव बीन देयर, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इतने वाइवास कंडक्ट करवाए हैं, शक्ल देख के पता लग जाता है यार किसको आता है या नहीं आता। तो एग्जामिनर को घुमाने की मत सोचना, है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन उसी नॉलेज के बेस पे बता पा रहा हूँ, तो इसका ध्यान देना, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि ज़बरदस्ती भिड़ना नहीं है। कुछ एग्जामिनर जानबूझ के, अरे यार जानबूझ के टेस्ट करने के लिए भी गलत बोलेंगे तुम्हें कि भाई ये तो ये होता है। अब वो देखना चाहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तो ऐसे में तुम ये पोलाइटली बोलो कि सर मेरे हिसाब से यही है बट ठीक है, अब आई विल रिसर्च अबाउट दिस, या मैं देखूंगा कि शायद ये हो सकता है। ये सब नहीं कहता हो ही नहीं सकता है, तो ये सब नहीं। कॉन्फिडेंट रहो बट पोलाइट रहो, ठीक है। तो दीज आर फ्यू टिप्स। अब बारी आती है ट्रिक्स की, तो देखें क्या ट्रिक्स हैं। आइए, D-Day की सच्चाई, मतलब असली में उस दिन क्या होगा, इसको देखो मैं ब्रेक करने वाला हूं। अब भाई यहां पर मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं मॉरली करेक्ट होने का नाटक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। देखो
तुम्हें क्या करना है या उस दिन क्या होने वाला है, ये है वो पॉइंट जहां पर मैं खुलासा करने वाला हूं। तो अगर तुम यहां तक आ गए हो तो बस थोड़ी देर और देखो तुम्हें क्या चीज पता चलती है। पॉइंट नंबर 1, नंबर की गारंटी। इसका क्या मतलब है? देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे 30 नंबर हैं, देखो तुम्हें पता है ना तुम्हारे 30 नंबर हैं बेटा। 30 में से इसका अगर तुम टोटल देखो यहां तक, ऊपर तक, इस पॉइंट तक, तो ये हो गए 25 मार्क्स। बेटा तुम्हारे 25 मार्क्स गारंटी है। यस यस, तुम्हारे 25 मार्क्स बेटा गारंटेड आने वाले हैं। गारंटेड। सर कैसे आ जाएंगे? देखो कैसे, जाहिर सी बात है, अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, रिपोर्ट फाइल नहीं है, तो तुम्हारा टीचर वैसे ही बैठने नहीं देगा तुम्हें बोलेगा एंड तक कि भाई करके लाना। तो हर बच्चे के पास जैसे तैसे वो प्रैक्टिकल फाइल होती है। अब असली में देखो होता क्या है कि जब एग्जामिनर आता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ 99% केस में यही होता है कि असली में नंबर तुम्हारा क्लास टीचर ही तुम्हारे लगवाएगा, है ना। तुम्हारा वाइवा जब हो जाएगा तो बढ़िया से बीच में चाय समोसे बढ़िया दिए आ रहे होंगे टीचर के लिए, एग्जामिनर के लिए, और एंड में बैठ के भले ही वो कुछ करे, लेकिन एंड में जो मेन शीट है जो सीबीएसई में भेजी जाती है बेटा, उसमें नंबर तुम्हारा क्लास टीचर ही लगवाने वाला है। तो अगर तुमने अपने क्लास टीचर से बना के नहीं रखी हुई है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। गिरे से गिरा तुम्हें 25 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो गारंटेड है। ये जो 5 नंबर है ना 25 और 30 के बीच में, यहां पर अगर तुमने अपने टीचर से देखो नहीं बना रखे, देखो अगर 36 का आंकड़ा है तो टीचर चाहे तो तुम्हारे 20 नंबर भी लगा दे, लेकिन फिर भी आमतौर पे ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं। मिनिमम 25 तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम 25 तो गारंटेड है, ठीक है ना। तो तुम्हारा मेन चीज है वाइवा में तुम क्या परफॉर्म करते हो। सर कैसे 25? क्योंकि बेटा हर वाइवा, हर एग्जामिनर को ये पता होता है कि भैया फाइल चेप के बनाइए, और जो तुम आंसर शीट लिख के ला रहे हो वो भी तुमने इधर उधर चिटिंग से कर दी है। तो तुम्हारी असली नॉलेज की टेस्ट वाइवा में ही होगी। वाइवा ही डिसाइड करता है तुम कितने नंबर आने हैं। और अगर तुम्हारी टीचर से अच्छी ट्यूनिंग है, तुम्हारे क्लास टीचर से, वो जानते हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे गारंटेड नंबर 28, 29 या 30 में से 30 भी लग जाएंगे। क्लास के टॉपर रहे हो, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करा है, तो 30 में से 30 तुम्हारे पक्का लगेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा बहुत भी मीडियोकर परफॉर्मेंस है तो 27 से 28 नंबर भाई तुम्हारे गारंटेड है जो तुम्हारे लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ की तो गारंटी है। अब बात करते हैं आगे की कि भैया इन नंबर की तो गारंटी है, आगे हम और क्या करें जिससे हमारा मामला सॉलिड बना रहे। तो ध्यान से देखो, तुम जिस दिन जाओगे ना, सबसे पहले देखो अपना रोल नंबर चेक करना। तुम्हारा रोल नंबर तुम्हें मिल चुका होगा, तुम देखो कि तुम्हारा वाइवा जो चलेगा वो कैसा हो रहा है। तुम्हारा नंबर शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, या आखिर में आ रहा है। देखो शुरुआत में ना एग्जामिनर की एनर्जी बहुत बढ़िया होती है। हम भी जब जाते थे एग्जामिनर वाइवा लेने, तो हम बैठते थे और शुरुआत में जो बच्चे आ रहे हैं भैया प्रॉपरली, अपनी भी एनर्जी बढ़िया है, उसकी तो हालत ख़राब हो ही रखी है और हमको पता है इसकी हालत ख़राब है। तो ऐसे में अच्छे एग्जामिनर थोड़ा काम भी करेंगे, ज़बरदस्ती तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बल्कि हेल्प करेंगे। और मोस्टली एग्जामिनर हेल्प करते हैं, कुछ भी पूछा वो तुम्हें खुद हिंट देंगे, बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। तो तुम देखो कि शुरुआत में तुम्हारा नंबर पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, या एंड में पड़ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो बीच वालों को होता है। शुरुआत वालों को तब फायदा है कि अगर तुम्हारी तैयारी बहुत टॉप नॉच है, तब तुम्हें बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर मान लो तुम उस हालत में हो कि यार आइडिया नहीं है कि क्या रहेगा, थोड़ा सा वो है, तो अगर तुम शुरुआत में हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन अगर तुम बीच में हो तो तुम समझ लो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुमसे पहले काफ़ी बच्चे जा चुके होंगे, तुम्हें क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाएगा, तुम थोड़ा पढ़ सकते हो उस पॉइंट पे, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा नंबर एंड में आ रहा है तो भाई अब ये हो गया मिक्स। क्यों? क्योंकि एंड तक आते आते एग्जामिनर थक जाता है पूछते हुए, उसको क्लास का आइडिया हो जाता है कि भैया निखत है या आता है बच्चों को। अगर निखत है तो वो थक के ये भी बोल सकता है कि भाई 3 बच्चों को एक साथ बुला ले ख़त्म करने के लिए, वरना एक एक करके बुलाएगा। लेकिन समझ लो वो फटाफट पूछेगा और तुम्हें भगाएगा, ये होता है। एंड वालों के साथ अगर तुम्हारा रोल नंबर एंड में आ रहा है और तुम्हें अच्छे से आता है, अच्छे से अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन अगर तुम अटक रहे हो तो तुम्हारा रोल नंबर कब पड़ रहा है तुम्हें, आई होप उससे तुम्हारा इम्पैक्ट क्या होगा एग्जामिनर पे वो पता चलेगा। शुरुआत में है तो भाई ध्यान देना है, किस चीज़ पे ध्यान देना अभी वो बताऊंगा। लेकिन तुम अपना सीक्वेंस चेक कर लो। मिड में है तो बढ़िया है, जिसका हो ही जा रहा है उससे पूछ लो क्या पूछ रहा है, सुन लो, क्वेश्चंस का आइडिया तुम्हें हो जाएगा। एंड में तो समझ लो कि
तुम मीडियोकर भी परफॉर्म करोगे ना तो एग्जामिनर तब तक मन बना चुका होगा। तो अगर तुम्हारे पहले जाने वाले बच्चे बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हो, तुम एकदम से एंड में बढ़िया परफॉर्म कर दो, भैया तुम्हारे नंबर बढ़िया लगने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर भी कह देता है कि सर आप इसके कम कर दो, लेकिन एग्जामिनर को अगर मजा आ गया कि भैया नहीं लड़के ने बढ़िया, तो वो उसको नंबर ज़्यादा देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रोल नंबर चेक करो। अब सर मान लो मेरा तो पहला ही नंबर है, अब मैं क्या करूं? भाई फोकस कर तू क्या पे। सर क्या क्या होता है? वट मतलब जो भी प्रैक्टिकल तुम कर रहे हो ना, उसमें जितने टेक्निकल टर्म है तुम्हें उसका क्या पता होना चाहिए कि ये है क्या। वोल्टेज नापना है, वोल्टेज क्या है तुझे पता होना चाहिए। करंट नापना है, तुम्हें पता होना चाहिए करंट क्या है। मल्टीमीटर ही क्यों, मल्टीमीटर क्या है? अरे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, सारे डिवाइसेस उसके अंदर है, तुम्हें पता होना चाहिए। मल्टीमीटर क्यों यूज हो रहा है, अलग अलग क्यों नहीं हो रहे, इसका रीजन पता, तुम्हें क्या पता होना चाहिए। चाहे कुछ भी पूछे, मान लो मीटर ब्रिज आ गया, तो मीटर ब्रिज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई तुम्हें ये क्या पता होना चाहिए। क्योंकि तुमने जो 2 एक्सपेरिमेंट एक जो परफॉर्म करे हैं, एक्टिविटी लिखी है, वहीं से सवाल आएगा। तो तुम्हें बेटा ये करना है कि क्या तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर हालत ऐसी खराब हो गई कि जो क्या आप मेरे से कह रहे हो तैयार करने को कि पढ़ के जाना या देख के जाना, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो भैया यहां मेरी बताई जाने वाली ट्रिक का पहला पार्ट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन वन टॉपिक। सर ये क्या? आप सुनो, तुम कोई सा एक टॉपिक चूज करो, तुम्हें एग्जामिनेशन में कुछ भी प्रैक्टिकल मिले वो तो परफॉर्म हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन तुम कोई सा एक टॉपिक चूज कर लो और उसको पढ़ के जाओ अच्छे से। जैसे मान लो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का तुम्हारा जो चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर, तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के जाओ। क्यों? क्योंकि 10th में भी थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तुमने पढ़ रखा है, बेटा तू वो पढ़ के जाओ। यस, वो पढ़ के जाओ जिसमें क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या दिक्कत है? केवीएल, केसीएल, ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीज है, इसको पढ़ के जा अच्छे से। क्योंकि टीचर तुम्हें एक मौका देगा ये कह के कि भाई तू ही बता दे तू क्या पढ़ के आया है। पहली बात तो अगर टीचर तुम शुरुआत में गए, शुरुआत में टीचर कभी डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा, लेकिन मिड में या एंड में टीचर खुद ही पूछ लेता है, क्योंकि उसको पता है बेवकूफ़ बैठे हैं सारे, इनको आता कुछ नहीं है, तो वो खुद ही बोल देगा भाई चल तू बता तुझे क्या आता है। तो ऐसे में तुम अपना प्रिपेयर्ड टॉपिक बता सकते हो कि सर हम तो ये पढ़ के आए हैं, आप यहाँ से पूछ लो कुछ, ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, बट एक टॉपिक तुम्हारा बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा रोल नंबर शुरुआत में पढ़ रहा है, तो शुरुआत में अगर तुम पहले एक आध सवाल में अटक रहे हो, तो तुम खुद से टीचर को बता सकते हो कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर द वाइवा सेशन। अगर टीचर चाहे तो वो वहाँ से पूछ सकता है। देखो वैसे भी तो वो शायद नहीं पूछ रहा ना वहाँ से, तुम बोल दोगे तो चांसेस है कि पूछेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो वर्क ऑन वन टॉपिक, एक टॉपिक अच्छे से करके जाओ। अब सर एंड में वो चीज़ बता दो जिसके लिए इंतजार हो रहा है, वो तरीका बताओ कि टीचर वही चीज़ पूछे जो हम चाह रहे हैं, उसका क्या तरीका है। चलो तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जितने वाइवा यार मैंने लिए हैं, है ना, तो मैं एग्जामिनर की एक माइंडसेट तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। दुनिया का कोई एग्जामिनर कभी पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं आता कि मैं तो ये पूछूंगा कि ये 5 क्वेश्चन है, मैं बार बार यही पूछूंगा। वो जो शुरुआत में पहली बार जो नौसिखे आ गए हैं वो थोड़ा बहुत तैयार करके चले जाएंगे, वरना 12th बेस पर कोई पहले से नहीं सोच के आता कि यार मैं तो ये चीज़ें पूछूंगा। सवाल में से सवाल निकालते हैं, ये माइंडसेट बता रहा हूँ टीचरों का, सवाल में से सवाल निकालते हैं। अब तुमसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम बैठे हो, मैंने पूछा भाई क्या पढ़ के आए हो, तुमने बोला सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला ही सवाल करंट क्या होता है भाई ये बता दे। करंट क्या होता है, क्या बेसिक सवाल, करंट क्या होता है भाई। अब तुम्हें पता है करंट के लिए तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे ही तुम बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मेरा अगला सवाल होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है भाई। अब तुम्हें चार्ज बताना पड़ेगा। अब तुम्हें चार्ज बताना, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसके बाद मैं ज़्यादा मैटर पूछ लूंगा, बहुत ज़्यादा हुआ कि अच्छा मैटर क्या है। अब तुम मैटर के बारे में बताते के साथ ही
ये कन्वर्जेशन डेड कन्वर्जेशन हो रही है, मतलब ये कन्वर्जेशन खत्म हो रही है। सारे कॉन्सेप्ट चार्ज से स्टार्ट होकर करंट वोल्टेज तक जाते हैं ना, हम उल्टा करंट से चार्ज पे जा रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि जैसे ये खत्म होने लगेगी, अब टीचर अपनी मर्जी से पूछेगा कुछ भी, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अक्लमंद जो बंदा होगा वो क्या करेगा? देखो सेम सवाल, चार्ज क्या है, मैं ये चाहूंगा कि मैं जानबूझ के ऐसे टर्म्स यूज करूं टीचर के आगे कि वही उसी टर्म से वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये बोलने से अच्छा कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम इसको कुछ ऐसे घुमाएं कि सर करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगला सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? सर इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ चार्ज, और सर ये चार्ज जब फ्लो करता है, ये फ्लो करता है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब ये बोलने से क्या फायदा हुआ? ये बोलने से फायदा हुआ कि तुम्हारी आखिरी जो टर्म है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते के साथ ही अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, इसको समझाओ। तो कैसे बताओगे तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कि सर दो पॉइंट के बीच में जब एक चार्ज पे वर्क करा जाए विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई यहां तक करते करते 3 से 4 सवाल बन गए जो तुम्हें पहले से आते थे। टीचर सोच रहा है कि ये उसने पूछा, बट तुमने उसको प्लेट में रख के दिए हैं कि ये टर्म लो और यहां से पूछो। देखो अगर तुम इसकी थोड़ी देखो, ये कब पॉसिबल है सर, वहां हम कैसे कर पाएंगे? भाई पहली बात तो तुम, मैं फिर कह रहा हूँ कि वेब इंजीनियर नहीं हो, सोचना है तुम्हें, पहले टाइम लेना है, 5-10 सेकंड का टाइम लो आंसर बोलने से पहले, और अपनी डेफिनेशन पे ध्यान रखो। तुम जो टर्म बोलने वाले हो 90% चांस है कि अगला सवाल वहीं से आने वाला है। तो अपनी टर्म्स ऐसे प्रेजेंट करो कि वो डेड कन्वर्जेशन ना हो, डिक्लाइनिंग ना हो, इंक्रीजिंग हो, और उस टर्म से खत्म करने की कोशिश करो जो टर्म तुम्हें पता है। समझे? अगर मुझे चार्ज की डेफिनेशन नहीं पता तो मैं कभी करंट की डेफिनेशन ये नहीं बताऊंगा इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं बोलूंगा इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या समझे बात? और ये 100% काम करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ तुम पे सौंप रहा हूं, जिस पे तुम्हें ध्यान देना है। तो आई होप तुमको ये सारा समझ आया होगा। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। शेयर तो पता नहीं भाई ये ट्रिक तुम करोगे या नहीं, बट ट्राई दिस ट्रिक, गारंटेड बता रहा हूँ ये बहुत काम आएगी। और नहीं भी आती तो तुम्हारे नंबर 27 से भाई ऊपर ही लगने वाले हैं, अनलेस अनटिल तुमने कोई ब्लंडर कर रखा है। परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो 30 में से 30 गारंटेड आएंगे। सो दिस इज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। शेयर, एंजॉय करो, टेंशन फ्री रहो यार, एंजॉय करो। बाय।